हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 11th अकाउंट्स बैच। आज से हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स की जर्नी शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग फुल डिटेल में सिलेबस को समझने वाले हैं कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्या सब सिलेबस है क्लास 11th अकाउंट्स की, बिहार बोर्ड के अंदर क्या सब सिलेबस है और अदर स्टेट बोर्ड के अंदर क्या सब अकाउंट्स में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो बिना देर किए हुए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को। तो देखो, सीबीएसई बोर्ड में आपको 80 मार्क्स के एग्जाम होंगे और 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट होंगे। तो आपके सिलेबस को बेसिकली 80 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। उसको दो यूनिट में बांटा गया है, पार्ट ए फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 और पार्ट बी फिनेंशियल अकाउंटिंग 2। पार्ट ए के अंदर दो यूनिट है, एक है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इसमें जितने सारे अकाउंटिंग के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल प्रिंसिपल है वो आपको सिखाया जाएगा। और दूसरा है अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के जितने सारे प्रोसेस है वो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर सिखाया जाएगा। ये था पार्ट 1। और दूसरा पार्ट बी है जिसके अंदर आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, और एक है आपको यहां पे सिंगल एंट्री सिस्टम का भी है जो यहां पे इंक्लूड नहीं है बट वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो ये था सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस, जो कि कुल मिला के आप ऐड कर लो तो टोटल आपका जो आता है 12 प्लस 44, यानी कितना हो गया, ये हो गया 56 मार्क्स। और पार्ट बी जो है वो 24 मार्क्स। तो यानी कुल मिला के आपका 80 मार्क्स का यहां पे और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क। तो सर क्या प्रोजेक्ट वर्क के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा? अब ये जो 80 मार्क्स का सिलेबस है उसी के अंदर से प्रोजेक्ट वर्क भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुल मिला के टोटल आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस और फिनेंशियल स्टेटमेंट और सिंगल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड सिंगल एंट्री सिस्टम आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये था सीबीएसई बोर्ड। अब चलो बात कर लेते हैं बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है। अब बिहार बोर्ड के सिलेबस को थोड़ा डिटेल में आपको ड्रिल करके दिखाया गया है, इसीलिए आपको यहां पे देख सकते हैं यहां भी दो पार्ट है, पार्ट ए फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 और पार्ट बी फिनेंशियल अकाउंटिंग 2। यानी इसके अंदर जो यूनिट है ना उसको थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आप इसको हम लोग बोलेंगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिससे कि आप सीबीएसई से थोड़ा लिंक कर पाओ। ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ये आपका सीबीएसई में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के नाम से है, जो कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद आती है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर ये कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन है और अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज है। डेप्रिसिएशन भी आपका प्रोसेस के अंदर कवर हो जाएगा, बट यहां पे अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये आपका न्यू चैप्टर है जो कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर नहीं है। ठीक है, यानी आपको बिहार बोर्ड में तो पढ़ने को मिलेगा बट सीबीएसई के अंदर आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर फिनेंशियल स्टेटमेंट जो कि सीबीएसई के अंदर भी था, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ये सीबीएसई के अंदर ही है बट वहां पे दिखाया नहीं गया है, बट ये भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी सीबीएसई का पार्ट है। उसके अलावा एडिशनल जो है वो है कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड डाटाबेस सिस्टम। तो आप जो देख रहे हो कंप्यूटर अकाउंटिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आपको नया मिल रहा है स्टेट बोर्ड के अंदर। इवन अगर हम झारखंड बोर्ड की सिलेबस देखते हैं तो वो भी सेम है जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है। आप देख सकते हो टोटल 6 यूनिट, यहां भी 6 यूनिट, और बाकी फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड डेटाबेस सिस्टम। तो स्टेट बोर्ड ऑलमोस्ट सारे स्टेट बोर्ड का सेम ही है और सीबीएसई का थोड़ा अलग है। एक चैप्टर आपको, 1 से 2 चैप्टर एडिशनली आपको स्टेट बोर्ड के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। तो सर हम लोग कैसे, यानी YouTube के अंदर जो क्लास आएगी वो किस तरह से आएगी, सीबीएसई के लिए आएगी या स्टेट बोर्ड के लिए? तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा चैप्टर कवर करेंगे जो स्टेट बोर्ड के अंदर भी है और सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी है। अब ऐसा है जैसे कि आप देखा बिल ऑफ एक्सचेंज स्टेट बोर्ड के अंदर तो है बट सीबीएसई बोर्ड के अंदर नहीं है। तो जो सीबीएसई वाले बच्चे होंगे उनको वो बिल ऑफ एक्सचेंज की क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो हम लोग डिटेल में क्लास के अंदर बता देंगे। कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है किसी चैप्टर के अंदर कि वो सीबीएसई का पार्ट ना हो बट स्टेट बोर्ड का पार्ट है, तो हम पढ़ाएंगे और क्लास के अंदर बता देंगे कि ये आपका सीबीएसई का पार्ट नहीं है। अकॉर्डिंगली बच्चे समझ जाएंगे और उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्या सिलेबस है। अब हम थोड़ा सा चैप्टर वाइज एनालिसिस करते हैं कि चैप्टर के अंदर मतलब कौन कौन से पूरे सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो देखो बच्चों, हमने क्लास 11th अकाउंट को हमने 5 भाग में सिंपल वे में हमने क्लासिफाई करके, जिससे कि हमें आसानी से समझ में आ जाए। पहला पार्ट हमने रखा है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर हम वो सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे अकाउंट्स के, कि अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन, अकाउंट्स क्यों लाया गया, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, रूल्स, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ एजम्पशंस होंगे, तो वो सारे हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर सीखने वाले हैं, जिसकी हम डिटेलिंग अभी करेंगे। ठीक है। सेकंड पार्ट होता है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। थर्ड है स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब देखो कुछ है जो प्रोसेस का पार्ट तो नहीं है बट थोड़ा अलग स्पेसिफिक है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये सब स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चौथा पार्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, और पांचवा पार्ट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अब ये क्लियरली है कि ये सीबीएसई का पार्ट नहीं है, सीबीएसई के अंदर ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं है, बट स्टेट बोर्ड के अंदर 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे। अब चलो चैप्टर वाइज हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। तो टोटल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर टोटल 9 चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। एक तो हो गया इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यहां पे आपको अकाउंटिंग क्यों लाया गया, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब बातें बताई जाएगी कि हम अकाउंटिंग पढ़ते क्यों हैं, तो जिससे कि आपको अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत रुचि आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए कि अकाउंटिंग इस वजह से हमें अकाउंटिंग को पढ़ने की जरूरत है। दूसरा बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये जो चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, इसमें आपको बताया जाएगा कि पूरे क्लास 11th और 12 के दौरान जो भी अकाउंटिंग के नए नए वर्ड्स, आप देखो अकाउंटिंग आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अपने लाइफ में, क्योंकि 10th से पहले कोई भी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आपको कोई भी किसी भी क्लासेज में आपको अकाउंटिंग पढ़ने को नहीं मिला था। तो फर्स्ट टाइम क्लास 11th में आप अकाउंटिंग की शुरुआत कर रहे हो, तो बहुत सारे आपको नए नए टर्म मिलेंगे, जैसे डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, तो सारे अकाउंटिंग टर्म आपको शुरू में ही बता दिया जाएगा, जिससे कि आगे चल के आपकी अंडरस्टैंडिंग जो हो वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। उसके बाद हम लोग का थर्ड चैप्टर आता है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे बताया जाएगा कि अकाउंटिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, अकाउंटिंग के कौन कौन से एजम्पशन है, किस एजम्पशंस को ध्यान में रख के अकाउंटिंग किया जाता है, अकाउंटिंग के क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब बातें हमें थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में सिखाई जाएगी। ठीक है। अभी मैं ओवरऑल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है। आपको अभी सब कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप सुनते जाओ अच्छे से, तो एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हम पूरे साल भर क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चौथा चैप्टर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस। अब देखो अकाउंटिंग के लिए कि अकाउंटिंग को अच्छे से रेगुलेट किया जाए, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस का कॉन्सेप्ट लाया गया, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है डबल एंट्री सिस्टम, कि अकाउंटिंग का वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम है, जो हम पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग, सोर्स डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है, वाउचर, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। तो ये सारे चैप्टर आते हैं पार्ट 8 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर। अब ये इसमें टोटल जो 9 चैप्टर है, क्या इसमें कोई सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में कोई डिफरेंस है? तो आंसर इज नो। जो हमारा सीबीएसई बोर्ड प्रिस्क्राइब किया है वही हमारा स्टेट बोर्ड भी है, यानी सारा का सारा चैप्टर सीबीएसई एज वेल एज स्टेट बोर्ड में कवर है। ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की। तो यहां अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या सिखाया जाएगा? जर्नल सिखाया जाएगा, यानी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। फिर जीएसटी की अकाउंटिंग सिखाई जाएगी, लेजर जर्नल से कैसे लेजर में ट्रांसफर करते हैं, फिर कैश बुक और अदर सब्सिडरी बुक कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाएगा, ये सब अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर सिखाया जाएगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखेंगे, उसको पहचानेंगे, उसका जर्नल करेंगे, फिर लेजर में ट्रांसफर करेंगे, कैश बुक बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ये था अकाउंटिंग प्रोसेस। अब सर क्या इसमें कुछ चेंज है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के अंदर? तो बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, सारा का सारा चैप्टर जो है सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी कवर है और जितने सारे स्टेट बोर्ड है उसके अंदर भी कवर है।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं पार्ट सी, जो कि स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया है, जैसे कैपिटल और रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट को पहचानना कि कौन सा कैपिटल नेचर का है, कौन सा रेवेन्यू नेचर का है। ये सब आपको नया नया वर्डिंग मिलेगा जो कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग इसको अच्छे से सीख लेंगे। प्रोविजन और रिजर्व हो गया, बैंक रिकंसिलेशन, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ये टोटल 7 चैप्टर आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन, स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन पार्ट सी के अंदर पढ़ाया जाएगा। अब यहां पे बता दो सर कि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में क्या चेंज है। तो देखो, फर्स्ट से लेके 6 तक का जो चैप्टर है वो आपका सेम है, इसीलिए आप देख सकते हो सारा यस बोला गया है, यानी सीबीएसई में भी है और स्टेट में भी है। बट ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आपका सीबीएसई के अंदर नो, यानी कि सीबीएसई के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। बट स्टेट बोर्ड के अंदर, जैसे बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने पूरे सिलेबस के दौरान हर एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मैं बिल ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ाऊंगा, बट क्या है कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को मैं बता दूंगा कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं पार्ट डी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस। इसमें 2 चैप्टर होंगे, एक तो विदाउट एडजस्टमेंट वाले, यानी यहां पे आसान आसान फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाया जाएगा, और दूसरा है फाइनल अकाउंट, जो कि एडजस्टमेंट के साथ थोड़ा सा यहां पे डिफिकल्ट वाले फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सीबीएसई का भी पार्ट है और स्टेट बोर्ड का भी पार्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी पार्ट ए बी सी डी में देखो, पार्ट ए पार्ट बी दोनों सेम था, पार्ट डी भी सेम था, बस पार्ट सी में एक चैप्टर आपको देखने को मिला जो कि स्टेट बोर्ड का पार्ट तो है बट सीबीएसई का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं पार्ट ई, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग देखो, सीबीएसई वाले बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट स्टेट बोर्ड के अंदर 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं इस बार क्या करूंगा, 3 से 4 क्लासेस के अंदर इस सारे चैप्टर को मैं पढ़ा दूंगा, जिससे कि स्टेट बोर्ड के 100% सिलेबस कवर हो जाए। मैं चाहता हूं कि देखो, ये वीडियो लाने का नो योर सिलेबस, यानी अपने सिलेबस को समझो, ये इसलिए जरूरी है कि देखो यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे जो स्टेट बोर्ड के भी हो सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी हो सकते हैं, अदर स्टेट बोर्ड को, तो उनको ये जानना जरूरी है कि उनके सिलेबस के अंदर क्या है, ठीक है। अब मैं बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप का नाम, आप कहां से बिलोंग करते हो और आप किस स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बता देना। इससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से बोर्ड के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा लगता है कि आप लोग को कि सर आप हमारे स्टेट बोर्ड में कोई नया चैप्टर भी है, उसको भी आप इंक्लूड कर दे, तो वो भी आप बताना। वैसे मैं सारा का सारा चैप्टर जो क्लास 11th के अंदर बनता है, मैंने सारे के सारे चैप्टर को इंक्लूड कर लिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल 5 पार्ट में हमने बात करी कि सारा का सारा सीबीएसई बोर्ड के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे और स्टेट बोर्ड के अंदर क्या मिलेगा। डिफरेंस बस एक ही है, मैंने बताया कि अकाउंटिंग के अंदर एक आपको बिल ऑफ एक्सचेंज है जो स्टेट बोर्ड के अंदर है बट सीबीएसई बोर्ड के अंदर नहीं है, और दूसरा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो स्टेट बोर्ड के अंदर है बट सीबीएसई बोर्ड का पार्ट नहीं है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलो बात हम लोग कर लेते हैं कि सर पढ़ेंगे कैसे। तो देखो, पढ़ने का जो हमारा तरीका रहेगा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि अकाउंटिंग जो है वो एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, यानी आपको कॉन्सेप्ट को समझना होता है और उसको क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसका क्या होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ते हो और उसको अप्लाई करते हो, उसी तरह से अकाउंटिंग भी वैसा ही है, प्रैक्टिकल है, आपको वहां पे एप्लीकेशन की जरूरत होती है। बट सर ये बता दो कि सर हमें एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलो हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन मिलेगा। तो एक तो होता है रिमेंबर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग। ये क्या होता है कि आपको बस अगर कॉन्सेप्ट को आप एक बार याद कर लेते हो तो उसी पे आपको क्वेश्चन बनते हैं, यानी अलग से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो है 44 मार्क्स के। अब देखो, बिना दिमाग लगाए बस याद करके आप पास तो कर जाओगे, 44 मार्क्स तो लेके आ जाओगे, पर टॉप नहीं कर सकते हो जब तक कि आप एनालाइज नहीं करोगे और आप उसको अप्लाई नहीं करोगे। क्योंकि देखो, एप्लीकेशन और एनालिसिस के बेसिस पे टोटल आपको 90 + 70 कितना हो गया, ये हो गया आपका 36 मार्क्स, यानी 36 मार्क का एप्लीकेशन और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। 44 मार्क्स का आपका रिमेंबर एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी आप रट्टाफिकेशन से 44 मार्क्स का तो तैयारी कर सकते हो, बट आपको समझना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाके 36 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये क्लियर हो गया। वैसे मैंने ये बात करी सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है। अब देखो, स्टेट बोर्ड में इतना डिटेल में नहीं बताता है, इवन कि सीबीएसई के अंदर आपको ये बता दिया जाता है कि किस तरह का कॉन्सेप्ट मतलब किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो
याद करने लायक क्वेश्चन 44 मार्क्स का रहेगा और एनालिसिस और एप्लीकेशन लाइक 36 मार्क्स का रहेगा, यानी 80 मार्क्स का एग्जाम में पेपर लिया जाएगा। और अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 लाना है और प्रोजेक्ट के 20 मार्क्स लाना है तो आपको अच्छे से एप्लीकेशन आनी चाहिए, एनालिसिस आनी चाहिए। इसीलिए आपको अकाउंटिंग को शुरुआत से ही आपको समझ के पढ़ना चाहिए, ना कि याद करके। तो आई होप यह चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर हम बुक कौन सा रेफर करें। तो देखो बच्चों, मेरे नजर में दो बुक है जो आप दोनों में से कोई सा भी बुक आप रेफर कर सकते हो। एक तो डॉक्टर एसके सिंह का बुक, जो कि जनरली बिहार बोर्ड के सारे बच्चे डॉक्टर एसके सिंह की ही बुक रेफर करते हैं, और दूसरा टीएस ग्रिवाल, जनरली सीबीएसई के बच्चे टीएस ग्रिवाल के बुक रेफर करते हैं। सर आप कौन सा पढ़ाओगे? तो देखो, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, जितना भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सारा का सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं डॉक्टर एसके सिंह के बुक से कराऊंगा। ठीक है, आप रेफरेंस में चाहो तो टीएस ग्रिवाल का बुक भी रख सकते हो अपने पास, और खुद से प्रैक्टिस करने के लिए आप टीएस ग्रिवाल का बुक रख सकते हो। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो डॉक्टर एसके सिंह के बुक में ना दिया हो, बट वो टीएस ग्रिवाल के अंदर दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन अच्छा है और आपको नया क्वेश्चन है, तो वो भी मैं टीएस ग्रिवाल के बुक से भी मैं आपको कवर करा दूंगा। यानी मेरा अल्टीमेटली टारगेट ये रहेगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। आई होप आपको बुक्स में भी क्लियर हो गया होगा कि आप कौन से बुक आप रेफर कर सकते हो। डॉक्टर एसके सिंह और टीएस ग्रिवाल, आप दोनों बुक रेफर कर सकते हो, बट बिहार बोर्ड के बच्चे हो तो आप एसके सिंह रेफर कर लेना, सीबीएसई के बच्चे हो तो आप टीएस ग्रिवाल रेफर कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली हमें कॉन्सेप्ट के बेसिस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत होती है। ठीक है, चलो तो बस इतना ही। अब बता देना कि अगर मैंने कोई सा भी ऐसा टॉपिक अगर कुछ मिस करी हो, मैंने सारा का सारा कवर करा दिया, तो मेरे नजर में तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने मिस किया। हम सारा का सारा सिलेबस वो भी टाइम पे कंप्लीट करेंगे विथ 100% प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव जितने सारे हो सकते हैं। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे और 100% सिलेबस कवर करेंगे। तो चलो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा कि आपको रेगुलर वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे, और सारे के सारे आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो वो भी ज्वाइन कर लेना, और आप अपने दोस्त लोगों के साथ भी आप वीडियो को शेयर कर लो, जिससे कि सभी लोगों को पता चल सके और फ्री में वो अच्छा एक क्वालिटी लेवल का कॉमर्स की क्लासेज वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।